Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Zahur. आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो माइटोसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम जनरली स्पीकिंग माइटोसिस जो है वो किसी भी सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल हम लेते हैं, तो वो सेल जब डिवाइड होता है तो वो या तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है या मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। डिवीजन का मतलब ये है कि एक सेल जब दो हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है। अब ये दो सेल्स आगे जाके फिर 4 सेल्स बनते हैं और यू फिर ये आगे जाके 8 और फिर 16। ठीक है। नाउ ये प्रोसेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन इटसेल्फ। ठीक है। अब कोई भी सेल हम ले लें बॉडी के अंदर, जो डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सेल्स हो गए, आपके स्किन के सेल्स हो गए, तो ये सारे सेल इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन इटसेल्फ। अब सेल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले जो आसान तरीका है वो ये है कि सेल साइकिल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। तो 2 फेजेस क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो है इंटरफेज आता है। ठीक है। अब सेल डिवीजन फौरन नहीं होती, जैसे ही सेल बनता है तो वो फौरन डिवाइड नहीं होता है इनटू 2 सेल्स। तो सबसे पहले जो है सेल जाता है, जैसे ही मतलब एक नया सेल बनता है तो वो इंटरफेज में जाता है। ठीक है। इंटरफेज में वो टाइम गुजारता है और हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि इंटरफेज में होता क्या है। ठीक है। तो इंटरफेज इटसेल्फ इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है। ये माइटोसिस का पार्ट नहीं है, ये सेल साइकिल का पार्ट है। ठीक है। सेल साइकिल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक इंटरफेज और एक माइटोसिस इटसेल्फ। माइटोसिस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक सेल दो हिस्सों में जब डिवाइड होता है या दो सेल्स में जब डिवाइड होता है तो उसको हम माइटोसिस कहते हैं, जबकि इंटरफेज इटसेल्फ उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल फेजेस ऑफ द सेल साइकिल के बारे में बात करते हुए। अब चूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर माइटोसिस लिखा हुआ है, तो सेल साइकिल का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो ये सारा जो ये पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है। तो सेल का जो मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ होती है एक सेल की, तो वो इंटरफेज में गुजरती है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि माइटोसिस एक छोटा सा पार्ट है उस सेल साइकिल का। ठीक है। फिर यहाँ पर एक और टर्म का यूज हुआ है, साइटोकाइनेसिस, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल इसकी इंटरफेस की पहले, तो उसके बाद हम जाएंगे माइटोसिस की तरफ। तो इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे पास फेजेस हैं इंटरफेस के अपने अपने। ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज है वो है ये G1 फेज। अब G1 फेज, जी से आता है हमारे पास गैप, तो ये है गैप 1 फेज। अब जैसे ही सेल बन जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है कि हमें फॉर एग्जांपल अगर एक सेल को हमने डिवाइड करना है इनटू 2, तो हमें उतने ज़्यादा ऑर्गेनेल्स चाहिए होंगे, उतने ज़्यादा हमें प्रोटीन्स चाहिए होंगे। और इस स्टेज में जो सेल्स के अंदर कुछ या डीएनए के अंदर खासकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो मिसमैच वगैरह होता है तो उसको वो रिपेयर भी इस फेज के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो गैप 1 फेज में ये सेल बेसिकली क्या क्या कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, तो इसको आप जी से ग्रोथ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो इस फेज में बेसिकली हमारे पास सेल की ग्रोथ हो रही होती है। फिर हमारे पास दूसरा फेज जो आता है वो है सिंथेसिस। अब आपको पता है कि जब माइटोसिस में एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसमें ये याद रखना जरूरी है कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो उतना ही रहता है जितना आपके पेरेंट सेल में था। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डॉटर सेल है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूजुअली 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल्स की बात करें तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इस सेल को हम डिवाइड करेंगे बगैर डीएनए रेप्लिकेशन के तो क्या होगा, जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें आधे आधे क्रोमोसोम्स होंगे। जबकि माइटोसिस बाय डेफिनेशन ये है कि डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कैसे ये 2n बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा कि ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होगा इनटू 2। अगर एक डीएनए है तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा इनटू 2 डीएनएस। तो
इसी तरह इस सेल की डिवीजन से पहले या माइटोसिस से पहले सिंथेसिस फेज में आपके जो 46 क्रोमोसोम्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 92 क्रोमोसोम्स। ये मैं आपको इसकी डिटेल फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 46 क्रोमोसोम्स 92 में डिवाइड होता है। लेकिन अभी सेल साइकिल को समझने के लिए ये बात जरूरी है कि सबसे पहला स्टेप इसमें यह होता है कि आपने क्रोमोसोम्स को डबल करना है। ठीक है, अब जब 92 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे इसके अंदर, यानी कि ये हमारे पास 4n हो जाएगा, तो अभी जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे तो उसमें दोनों में क्या होगा, 46 और 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सेल साइकिल का। तो इसके बाद फेज आता है, उसको हम कहते हैं G2 फेज। अब G2 फेज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बहुत ही एक लंबे अरसे तक सेल जो है वो G2 फेज में रहता है। ठीक है, तो G2 फेज में सेल जो है वो क्या करता है कि अपने, अब मैं आपको बता, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है यहाँ पर। ठीक है, और इसने डिवाइड होना है इनटू 2 सेल्स। अब यूजुअली ये होता है कि अगर इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जैसे कि आपका जो डीएनए सिंथेसिस फेज में डबल हुआ था, इसी तरह आपका जो साइटोप्लाज्म है उसको भी साइज में डबल होना होगा, ताकि जो डॉटर सेल बनेंगे वो रफली सेम होंगे साइज में अपने पेरेंट सेल के। क्योंकि अगर इसी सेल को ही मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो छोटे सेल्स बन गए, लेकिन अगर इसी सेल को पहले मैं क्या कर दूं, इसके साइज को बड़ा कर दूं, तो ये जो डॉटर सेल बनेंगे वो फिर पेरेंट सेल के बराबर ही बनेंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है कि ये इंटरफेस इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो 3 मेन स्टेप्स हैं इंटरफेस के। इट इज अ फेज विच इज, इस फेज में बेसिकली सेल जो है वो प्रिपेयर होता है फॉर सेल डिवीजन या माइटोसिस। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि G1 फेज में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं और इस फेज में सेल रिपेयर भी होता है। इसके अलावा फिर एस फेज, जिसको हम जो आपका ये एस फेज है इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे 46 क्रोमोसोम 42 बन जाते हैं, 92 बन जाते हैं, पर 92 वापस जाके फिर 46 बन जाते हैं। ये आगे जाकर थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिर G2 फेज में क्या हो जाता है कि सेल ग्रोथ होती है। जनरली सेल जो है थोड़ा डबल इन साइज हो जाता है, ताकि ये जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल के बराबर बनेंगे। अब जैसे ही ये फेज कंप्लीट होता है तो हमारा माइटोसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब माइटोसिस जो है इटसेल्फ वो 4 उसके फेजेस हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप 4 फेजेस ही याद रखेंगे। तो इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि ये थोड़ा सा एक निमोनिक है, PMET। ठीक है, तो इसके थ्रू आप याद रखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब बहुत सारी बुक्स में जो प्रोफेज हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अर्ली प्रोफेज और प्री मेटाफेज, लेकिन इसको ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोफेज को ही याद रख लें तो दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्ली प्रोफेज और प्री मेटाफेज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोफेज इटसेल्फ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि माइटोसिस के प्रोसेस की ये जो स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फेज आता है वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज में सबसे पहला जो स्टेप है उसमें जो आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक बिगिनिंग ऑफ द माइटोसिस है। तो ये क्रोमोसोम जो है आपके सारे कंडेंस होंगे। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो जनरली आपका जो सेल होता है, ठीक है, सॉरी मेरी ये ड्राइंग कुछ खास इतनी अच्छी है नहीं, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास डीएनए सॉरी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जब तक ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर नहीं होगा तब तक ये सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला स्टेप है, माइटोसिस का जो पहला स्टेप है वो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स वो तो हो गए, लेकिन अभी सेल इन्वेलप को हमने डिग्रेड करना है। तो मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइंस होते हैं इस स्टेज पे जो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो यहाँ पर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जो इन टर्न आपका जो ये न्यूक्लियस है उसको क्या कर देते हैं, सॉरी न्यूक्लियर इन्वेलप को जो है डिग्रेड कर लेते हैं, डिसअपियर हो जाता है वो। ठीक है,
तो ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो तब जाके ही क्रोमोसोम आपके या सेल डिवीजन का प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि न्यूक्लियर एनवेलप की डिग्रेडेशन जो है वो भी इस प्रोसेस में होती है। इसके अलावा यहाँ पर इसी स्टेप में ही सेंट्रोसोम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोसोम्स बेसिकली क्या है कि जब आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड है इनटू दिस सेंट्रल पार्ट। अब बेशक बेशक ये न्यूरल ये जो आपका न्यूक्लियस एनवेलप है बेशक ये डिसअपियर हो जाए, लेकिन आपने दो सेल्स बनाने हैं, याद रखें। ठीक है, तो आपने इस सेल को डिवाइड करना है इनटू टू। ठीक है, ये दो सेल्स आपने बनाने हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि इंटरफेज में 92 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, तो हमें ये सेल डिवीजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि 46 क्रोमोसोम को हमने इस साइड पे लाना है और 46 क्रोमोसोम्स को हमने इस साइड पे लाना है। उसके बाद जाके ही ये सेल बीच में डिवाइड होगा और हमारे पास दो सेल्स विद 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये फंक्शन जो है कि क्रोमोसोम को न्यूक्लियस से यानी कि न्यूक्लियस के जो साइट है उससे इस साइड पे लाना, ठीक है, वो फंक्शन जो है वो आपका सेंट्रोमेयर करता है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर डेवलप हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स डेवलप हो जाते हैं। अब सेंट्रोसोम्स जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। इस सेंट्रोसोम से इस तरह एक ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ऐसे। ठीक है, वो ट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स से और वो पुल करते हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स दी पेरिफेरी। अब ये अगले फेज में होता है, लेकिन जनरली आपको समझाने के लिए कि सेंट्रोसोम होता क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। अब ये यहाँ पर प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज में फिर अगला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं मेटाफेज। अब मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताया। ठीक है, प्रोफेज में क्या हुआ था कि ये जो आपके हैं ये सेंट्रोसोम्स ये अपीयर हो गए थे। ठीक है, सेंट्रोसोम्स सिर्फ अपीयर हो गए थे। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका जो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। अब जाके क्या करेगा कि जो सेंट्रोसोम्स हैं ये इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर होंगे। ठीक है, और वो आपके जो सेंट्रोमेयर है यहाँ पर उसके साथ अटैच हो जाएंगे। आप सेंट्रोमेयर को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपके पास ये जो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, आपने अपने बायोलॉजी के क्लास में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये जो आर्म है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोमेयर। दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब सिंथेसिस फेज में जब डीएनए रिप्लिकेशन हो रही होती है तो उसमें डीएनए रिप्लिकेशन में आपका जो क्रोमोसोम है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब याद रखें कि हालांकि इसमें हमारे पास टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन इसका जो सेंट्रोमेयर है वो एक है। तो क्रोमोसोम बाय डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रोमेयर अटैच्ड टू क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर चूंकि एक क्रोमेटिड है तो दिस इज जस्ट अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, ये सिंथेसिस फेज में इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको यूं सेपरेट करना है। ठीक है, यूं सेपरेट करना है। तो इसके लिए जो सेंट्रोमेयर से माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं वो यहाँ पर जो आपका सेंट्रोमियर है उसके साथ क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल की अपीयरेंस किस फेज में होती है मेटाफेज में। ठीक है, अब सेपरेशन कैसी होती है? सेपरेशन होती है आपके एनाफेज में। यहाँ पर मैंने आपको या एनाफेज जो है ये फाइनल स्टेप है बेसिकली आपके माइटोसिस का। तो आपने देखा कि किस तरह क्रोमोसोम्स जो एक सिंगल इस शक्ल में थे इनिशियली वो कन्वर्ट हो गए थे इस शक्ल में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। अब यहाँ पर जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है कि हमने इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने सेपरेट करना है इनटू टू। तो कैसे सेपरेट करेंगे? जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये अटैच होंगे यहाँ पर सेंट्रोमेयर के साथ और पुल करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये इस तरह ये जो सेंट्रोसोम है ये इस तरह पुल करेगा और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये जो सेंट्रोसोम है ये इस तरफ पुल लगाएगा इस पर और यूं
आपका जो डबल स्ट्रक्चर था इस तरह ये फिर से आपके दो क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब हो गया तो अगला जो फेज है वही एनाफेज में ही होता है और उसमें हमारे पास इस तरह के क्लीवेज फरोज अपीयर हो जाते हैं आपके सेल्स के मेम्ब्रेन में। ठीक है, और इसी फेज में ही क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनना भी शुरू हो जाता है। रिमेंबर, पहले पहले मैंने आपको क्या बताया था कि माइटोसिस से पहले के प्रोफेज में जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर हो गया था, तो अब एनाफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखें कि जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह थी वो 4n था। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी हो जाती है, 92। तो जब 46 क्रोमोसोम्स थे तो उसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी, दो क्रोमेटिड थे और एक बीच में क्या था, सेंट्रोमियर। फिर जब ये 92 जब बन जाते हैं क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम की शक्ल इस तरह हो जाती है। ठीक है, सही है। अब इसमें यहाँ पर क्या थे कि 4n क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पर आके दो प्रिलिमिनरी सेल्स बन गए हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इस सेल को पूरी तरह हमने स्प्लिट करना है इनटू टू। तो उस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि एक पेरेंट सेल था, ठीक है, जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स थे, वो अब डिवाइड हो गया है इनटू 2। अब याद रखें कि ना सिर्फ क्रोमोसोम्स की तादाद बल्कि आपके राइबोसोम्स की तादाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद, ये सब क्या होंगे, ये बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इवन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जरूरी है इन चीजों को समझना कि जब एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम के नंबर्स बराबर होने चाहिए, तब जाके ही हम उसे माइटोसिस कह सकते हैं। अब यही सेल जो है, इसको मैं जरा आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अगर इसको क्लियर किया जाए तो इसको हम क्या करेंगे कि यही जो आपका सेल है, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट फेज अब क्या है, ये सेल नेक्स्ट फेज जो है वो होगा आपका ग्रोथ फेज, G1 फेज। माइटोसिस साइटोकाइनेसिस के बाद यह सेल वापस जाएगा अपने G1 फेज में। G1 के बाद फिर जाएगा क्या, सिंथेसिस फेज में, और फिर उसके बाद क्या, G2, और फिर माइटोसिस। तो यूं आपका जो सेल है वो डिवाइड होता है और ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।